बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम खसूसी तौर पर आपके सेहत के हवाले से हम बात करते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात की जाती है और ख़ासतौर पर हमारे एक्सपर्ट्स जो है हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमारे आपको टिप्स और इसके साथ साथ बहुत सी रेमेडीज़ भी जो है आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सर दर्द के हवाले से। सर दर्द जो है कहने को तो एक आम बीमारी से तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसकी क्या वजूहात क्या हैं और गोलियों के बगैर जो है इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर दर्द की जो है वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर दर्द तो हमारे पास इतने लोग आते हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्मों की सर दर्द होती है। जी जी। और कुछ ऐसी नई सर दर्दें आती हैं जो रोज़े के दौरान आती हैं। जी। पहले आपने सवाल पूछा सर दर्द के बारे में। जी। सर दर्द हम बेसिकली डायग्नोज करते हैं लोकेशन के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो दर्द हमारे पास आती है वो माइग्रेन आती है, जो ख़ास तौर पे 4 टाइम्स ज़्यादा ख़वातीन के अंदर। वो दर्द एक साइड पे शुरू होगी और उसके साथ उसके लगेगा ऐसे कुछ हर चीज़ खिंचनी शुरू होगी है। दर्द शुरू होने से पहले भी पता चल जाता है अक्सर लोगों को, और सर्द ख़त्म होने के बाद भी उनके असरात रहते हैं। ये ख़वातीन में सबसे ज़्यादा माइग्रेन पाई जाती है। उसके बाद मर्दों में जो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक। वो आंख से शुरू होती है जो पीछे चली जाती है और लगता है जैसे कुछ छुरी घोंप रहा है। तो वो ज़्यादातर मर्दों में होती है, उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। तो इससे जो है वो लिंक करते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से भी होती है पेन? बहुत कम, लेकिन ये इसका ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्ट्रेस में ये ज़्यादा हो सकती है। और जो ब्लड प्रेशर से ताल्लुक है वो टेंशन हेडेक है। वो स्ट्रेस हेडेक है, उसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर से हो सकता है। वो एक बैंड की तरह होगी, जैसे बैंड बांधते हैं दो सर के दोनों साइड के ऊपर, और ये भी पीछे जाती है और अल्टीमेटली ये होता है कि गर्दन के पट्टे खींचने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। और आखिरी जो चीज़ आती है उसको कहते हैं साइनस हेडेक। ये जगह से जो दर्द होगी उस सर की तरफ जाएगी और उससे भी काफ़ी ज़्यादा शदीद हेडेक होती है और पेशेंट से काम करना या सोना या कोई भी रोज़मर्रा के फ़राइज़ सर अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह से हम नॉर्मली रूटीन है हमारी, ये भी बड़ी डिपेंड करती है। अब जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में नॉर्मली यही होता है कि हमने सहरी की, सहरी के बाद सोने के लिए इतना टाइम नहीं होता, नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, फिर सुबह हम ऑफिस भी आ जाते हैं। तो क्या ये रूटीन चेंज होने की वजह से भी जो नॉर्मली रमज़ान में सर का दर्द रहता है, क्या ये भी वजूहात होती है नींद ना पूरी होने की वजह से? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब रमज़ान में अक्सर लोग जो मेरे पास आते हैं वो आते हैं उन जिनको सर दर्द शुरू हो जाती है ज़ोर की नमाज के बाद। यानी आप रोज़ा रखने के तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद वो हेडेक शुरू होती है और जब तक अफ्तार नहीं होता वो पीक पे जाती है, और उसके बाद जब वो रोज़ा खोल लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसको हम अपनी ये टेक्निकल टर्म है, इसको अपनी ज़ुबान में आफ्टरनून हेडेक कहते हैं। अच्छा, ये आमतौर पर 3-4 वजूहात हैं इसकी। इसको माइग्रेन से और बाकी दर्दों से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 वजह से होती है। मसलन किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना खाने पीने की वजह से, किसी की शुगर लो हो जाती है, और इसी तरह किसी की निकोटीन, जिसको सिगरेट पीने की आदत है, उसकी निकोटीन कम हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात पानी की कमी वाक़ होने से भी ये डिहाइड्रेशन की वजह से, बिल्कुल डिहाइड्रेशन से ये दर्द हो सकती है। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि रोज़ों से पहले ये नहीं होगी। जैसे रमज़ान शुरू हुआ, जैसे रोज़े रखने शुरू किए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस हेडेक का दौरानिया और शिद्दत बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, बॉडी में बढ़ती रहती है। तो यानी पर एक तो हो गया मसला नींद की कमी की वजह से जो है वो ज़हनी असरात जो है वो मुरतब होते हैं, और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि आपको पता है मोबाइल का हम बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है। ये हर हेडेक को ट्रिगर भी करता है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, और ये हर हेडेक की शिद्दत में भी इजाफा कर देती हैं। तो लिहाजा ये मोबाइल और पानी की कमी ये तमाम हेडेक्स में कॉमन है। अगर ये दोनों चीज़ें पे काबू पा लिया जाए तो हेडेक की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। कमी लाई जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है एक माइग्रेन जो आप बता रहे हैं, क्या इसका इलाज पॉसिबल है या सिर्फ जस्ट ये होता है कि टैबलेट आप जो इसकी मेडिकेशन जो है वो उससे ही फ़र्क पड़ता है, या कोई और भी रेमेडी हो सकती है विदाउट टैबलेट? जी हाँ, माइग्रेन का इलाज हम करते हैं। माइग्रेन, क्योंकि एक मज़े की बात इसमें यह है कि 70% ऑफ द माइग्रेन का आज तक किसी को कॉज ही नहीं पता। जब किसी को कॉज नहीं पता वो पेन का पता ही नहीं चलता उसका। जी,
अच्छा, हम करते ये कि जो सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, वो एक ओजोन थेरेपी है। हम करते हैं कि ओजोन एक ऑक्सीजन की तरह की एक गैस होती है, उसको हम स्किन में लगाते हैं, उस साइड पे जहाँ पे माइग्रेन हो रही होती है वो जज्ब हो जाती है। वो क्या करेगी, जो मसल्स टेंस हैं उनको रिलैक्स कर देगी, वो जो खून की नालियाँ फैल चुकी हैं उनको सुकेड़ देगी। उन दोनों के करने होते हैं कि माइग्रेन की शिद्दत में भी कमी आ जाती है और अक्सर होगी तो माइग्रेन बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि इसमें ना कोई स्टीरॉयड है, ना कोई एंटीबायोटिक है, ना किसी किस्म की और दवाई है, जस्ट एक ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इट्स वेरी इफेक्टिव। हमने बेशुमार लोगों को ट्रीट किया है और अल्लाह का शुक्र है उनमें अक्सरियत अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और ये तो आपने अभी बताया ना कि थेरेपी के ज़रिए भी हाल हो सकता है, क्या कोई देसी टोटके जो है घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या ये भी नॉर्मली कोई है इस्तेमाल कर सकते हैं हम? एक बात याद रखिए, ये बिल्कुल रोज़े की हड्डी की तरह माइग्रेन का हर बंदे को अपने ट्रिगर का पता होता है जी। मसलन अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा थकावट से माइग्रेन होती है, किसी को ना सोने की वजह से, किसी को स्ट्रेस की वजह से, किसी को स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से, किसी को लाइट की वजह से, अगर ये सिर्फ चीज़ें एहतियात कर ली जाए तो बहुत सारी। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लाइट की वजह से भी होती हैं, रात को नॉर्मली हम होता है लाइट्स ऑफ करने के बाद मोबाइल पे हम लग जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या वो भी इफेक्ट करती हैं? जो रेज होती हैं मोबाइल की उससे भी इफेक्ट? बहुत ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा टीवी, ये जो चीज़ें रोशन ज़्यादा होंगी वो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, बल्कि किसी भी किस्म की हेडेक को ट्रिगर कर सकती हैं। लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन घर में करनी चाहिए, आप अफ्तार और सहर के दरमियान पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना पानी का इस्तेमाल करें, ताकि अगले दिन सुबह जब आप रोज़ा रखें तो उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। नंबर 2, जो अपने पेशेंट्स को मैं ख़ास तौर पे मना करता हूँ कि सुबह सुबह जो आप नाश्ते के वक्त ये मुरगन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें ये ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ये ना लें। ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, इससे क्या होता है कि पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हेडेक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। प्यास भी जल्दी लगेगी और ये हेडेक भी तेज़ होगी और ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और जो अपने तमाम पेशेंट्स को मैं कहूँगा, एक होती है ज़ोहर की नमाज के बाद अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। इसको पावर नैप कहते हैं, पावर नैप या सिएस्टा एक ख़ास इसका नाम है। ये आपको एक नई ज़िंदगी दे देती है। और वो लोग जिनके पास सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट ही सो जाए, उनको सर दर्द की शिकायत भी कम होगी, उनको रोज़ा भी कम लगेगा और सबसे बढ़कर ये कि उनका मूड भी ख़राब नहीं होगा, वो लोगों से लड़ेंगे भी नहीं। जी, लेकिन जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं वो क्या करें? उनके लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग जो ऑफिस वर्कर्स आते हैं, उनको सबको ज़ोहर की नमाज की छुट्टी होती है 1 से 1 घंटे की तकरीबन। नमाज तो पढ़ने की छुट्टी, खाने की ना सी छुट्टी, नमाज की तो हो सकती है। तो अगर सोना चाहें तो जैसे हम क्लासरूम में सोते थे तो अपने दोनों हाथ आगे करके मेज़ पे सर रख के सो जाते थे, वो आधा घंटा तो अगर आ सकती है। अगर मौका नहीं मौका तो फिर तो मजबूरी है ना। मैं उन लोगों की कह रहा हूँ, जैसे घर में लोग हैं, घर में बेशुमार लोगों को हेडेक होती है, तो वो अगर उनको थोड़ा सा मौका मिल जाए दैट कैन बी वेरी इफेक्टिव और बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, यानी जो इससे परहेज़ कैसे कि आप जैसे आप बता रहे हैं, और ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़रूरी है, ख़ासतौर पर सहरी में हमें जो है किस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पर इफ्तारी में किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ तो नॉर्मली आप जिनको नहीं मसले मसाइल होते, ब्लड प्रेशर जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर उनको इस तरह के मसाइल का सामना है, सर में दर्द रहती है उनके, तो उनको क्या फिर करना चाहिए? देखिए, चंद एक जनरल रूल्स हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए, इनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है या नहीं। मसलन जितनी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो नहीं लेनी चाहिए, जितने तले हुए फूड्स हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। हम हालांकि रोज़े में अफ्तार में लेते ही वो तली हुई चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये शुगरी फूड्स हैं जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनमें जिनमें ये चीनी जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो जितना इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जितना अपना अफ्तार और सहर सादा रखेंगे, मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सादा रखेंगे, सादी चपाती लें, सादा अपने जो घर में जो बना हुआ है उससे खाना खा के चाहे रफ्तार कर लें या सैर कर लें। और जितनी बड़ी महंगी चीज़ें हैं, जितने फ्राइड फूड्स हैं, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जितना इनको अवॉइड करेंगे उतनी सर दर्द भी कम होगी, नींद भी बेहतर रहेगी और आपकी ज़िंदगी भी आसान गुजरेगी। सर दर्द की रेशो ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है या फिर मर्दों में? ख़वातीन में। मर्द तो सर दर्द देने वालों में से हो सकते हैं, लेकिन क्या वजूहत है, क्या ख़वातीन ज़्यादा बोलती है? 4 to 6 टाइम्स ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ख़वातीन में स्ट्रेस का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है। ख़वातीन को अच्छा एक और चीज़ है कि ख़वातीन को आमतौर पर रमज़ान में रेस्ट भी कम मिलता है।
क्योंकि एक चीज़ की तैयारी ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों को भी उन्होंने भेजना होता है और भी ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ख़वातीन की तादाद हेडेक में बहुत 4 to 6 टाइम 4 से 6 गुना ज़्यादा है मर्दों की निस्बत। अभी आप कुछ देर पहले मुझे थेरेपी का वो तस्करा कर रहे थे, जिनको माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका स्पेशली थेरेपी कराई जाती है, तो क्या वो कोई एक्सपेंसिव है या फिर हर कोई अफोर्ड कर सकता है वो उसे नॉर्मली? बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। मेयो हॉस्पिटल के अंदर तो हम ये फ्री करते हैं। जी फ्री करते हैं। जी बिल्कुल फ्री करते हैं। और वैसे भी चूँकि इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ये बिल्कुल जितनी किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन फी होगी उसके इर्द गिर्द ही है, हरगिज़ कोई महंगी चीज़ नहीं है। और सबसे जो मैं इसको एडवोकेट क्यों करता हूँ कि ऑक्सीजन है, ना कोई दवाई है, ना कोई ऑइंटमेंट है, ना कोई गोलियाँ हैं, कुछ भी तो नहीं है। आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, नुकसान को नहीं। लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसको कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माइग्रेन का आमतौर पर ट्रीटमेंट ही किसी के पास कोई नहीं है। तो लोग हैवी किस्म की दवाइयाँ खाते हैं दर्द के लिए, उससे उनका मैदा भी ख़राब हो जाता है, उस बाद उसके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और ये मुस्तकिल खानी पड़ती हैं। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़्यादा ये होगा कि आपको जितना आप चाह रहे हैं शायद उतना असर ना हो, लेकिन इसके बावजूद उसका असर बहुत अच्छा होता है। ऐसा कोई हर्ज नहीं। और मेयो हॉस्पिटल के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में हम ये काम टोटल फ्री करते हैं। बिल्कुल टोटल फ्री करते हैं आप। और कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं, वो आदी होते हैं हैवी डोज, हैवी लाइक वो मेडिसन, नॉर्मली सर में दर्द हुआ तो वो वाली टैबलेट खा ली, तो क्या इससे भी इफ़ेक्ट होता है कि आप डेली बेसिस पे एक ही टैबलेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जी। जो भी चीज़ हम रोज़ लेंगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी जी। पहले एक गोली खाने की ज़रूरत थी तो कुछ अर्से बाद 2 खानी पड़ेगी, उसके उस अर्से बाद 4 खानी पड़ेगी, हो जाती है, उसका इफेक्ट भी नहीं रहता। और अल्टीमेटली ये होता है कि 4 गोलियां खाने के बाद भी वो असर नहीं होता। तो जितनी दवाइयाँ खाएंगे आखिर जो बॉडी के अंदर जा रही है, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी है। वो आज जाहिर हो या कुछ चंद साल बाद जाहिर हो, ये हो नहीं सकता कि कोई आप मेडिसिन लें उसका कोई इफेक्ट हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो वैसे आप नॉर्मली जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो क्या उन्हें आप मेडिसिन भी साथ रिकमेंड करते हैं? बहुत कम, बहुत वक्त मल्टीविटामिन देते हैं या एक आध कोई दवाई देते हैं जो सिर्फ सपोर्ट करती है ताकि इमीडिएट जो पेन है उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो जो 5 गोलियां सुबह 5 गोलियां शाम खाने वाला कल्चर है, नहीं, हरगिज़ नहीं। टैबलेट जो है बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि ज़्यादा टैबलेट इस्तेमाल करने से आपको पता है आपको जिगर में ये वो गर्मी के बहुत से ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें जलन होना शुरू हो जाती है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि हमें पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स यही जो है मेडिसिन ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। और वैसे मैं एक वैसे बात करता चलूँ, उस पिंपल्स का इलाज भी हमारे पास ओजोन थेरेपी भी मौजूद है। हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये है कि जितनी टैबलेट्स इस्तेमाल करना कम करें, जितनी गोलियां कम खाएं, जितनी दवाई कम लें, उतना ही बेहतर है। उतना ही बेहतर है, यानी अपनी बॉडी को जो है वो आप यूज टू ना करें मेडिसिन का। एक्सरसाइज सर कितनी ज़रूरत है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ कि आपके खाने और सोने का कोई टाइम है, तो 90% जवाब होता है कि नहीं। और दूसरा सवाल होता है कि आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज करते हैं, उनका जवाब 90% का होता है कि नहीं। आप हम में से देख रहे हैं जो इस स्टूडियो में लोग बैठे हैं, उनमें से दोनों के सवालों के जवाब पूछ लें, खुद आपको जवाब मिल जाएगा कितने लोग कहते हैं हम करते हैं। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ना करें, मैं एक टिप ये देता हूँ, अगर 20 मिनट से वॉक कर लें जी। किसी जिम में जाने की अगर आपके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, कोई दूर घर के बाहर पार्क नहीं है, तो घर के अंदर, छत के ऊपर, गली के अंदर जहाँ आपको जगह मिले, और वॉक करने का कोई टाइम नहीं है कि फजर की नमाज के बाद करनी है या इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। जब आपको टाइम मिले उसका वॉक करने, तो वही काफ़ी है आपकी ब्लड प्रेशर के लिए भी, शुगर के लिए भी और सारे जिस्म के लिए भी। और उन अफराद के लिए जो सारी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं, ये भी दर्द का बायस बनता है, सर दर्द का, जो बहुत एडिक्ट हो चुके हैं, सारी रात उन्होंने जागना है, दिन को सोना, ये उनके लिए कितना मुज़र सेहत है। देखिए, जो काम आप नेचर के अगेंस्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी है, वो अल्टीमेटली नुकसान देगा। हमें रात अल्लाह की ज़ात ने बनाई है आराम करने के लिए। जो बंदा इसको उलट कर लेगा, उसका सारा सर्केडियन रिदम है वो उलट हो जाता है, तो उसको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, उसको शुगर भी ज़्यादा होगी, उसको एंग्जाइटी भी ज़्यादा होगी, उसको डिप्रेशन भी ज़्यादा होगा, उसको हेडेक्स भी ज़्यादा होंगी। तो जो चीज़ उलट जाएगी वो आपको नुकसान देगी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें जिस टाइम हमें अल्लाह ने बनाया सोने के लिए, जो टाइम जागने के लिए, उसको उसी तरह फॉलो करना चाहिए। अब जैसा कि एंजाइटी की रेशो आपको पता पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ख़ासतौर पे ना कि सिर्फ ये मिड एज में जाके 30+, 40+ है, ये तो अब जो यंगेस्ट है
जो 20+ है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। क्या वजूहात देखते हैं कि एंजाइटी की क्या वजूहात हो गई हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है और क्या इसके लिए रेमेडी होनी चाहिए, इससे बचा जा सके? देखिए, एंजाइटी की सबसे बड़ी रीज़न हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास हमारी ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं, हमारे गाइडेंस तो है ही की कमी है ही है, लेकिन हमें जो गाइडेंस मिल रही है मोबाइल फ़ोन से या बाकी मीडिया से वो नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए जी। तो वो एंजाइटी की वजह और स्ट्रेस की वजह बेसिकली हम जब दाएं बाएं देखते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स मिलते हैं जो आपको बंदे को परेशान हर वक्त किए रखते हैं। एग्जैक्टली, नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और इसमें देखें सबसे बड़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ है। मेरे पास जितने लोग आते हैं उनका सबसे बड़ा जो इश्यू है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं कि किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है कि मेरी नौकरी कितना अर्सा है, को मिलेगी भी नहीं, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये चीज़ें एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं, ये चीज़ें हेडेक्स को बढ़ाती हैं, ये चीज़ें बीमारियों को बढ़ाती हैं, ये चीज़ें आपके डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है कि जब आप ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, उल्टे टाइम पे सोएंगे, उल्टे टाइम पे जागेंगे, तो ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास जो इस वक्त पेशेंट ज़्यादा आते हैं उनमें से ना सिर्फ ये कि वो हेडेक होते हैं, हमारे पास और दर्दों के पेशेंट भी आते हैं, मसलन कमर दर्द के लोग बहुत आते हैं। अच्छा, रोज़े के बाद लोग अक्सर जब आते हैं हमारे पास तो दो दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जब दर्द की बात कर ही रहे हैं तो उसका हम आगे भी चलते हैं। और एक कमर दर्द के बहुत लोग आते हैं, दूसरा घुटनों के दर्द के बहुत लोग आते हैं। अच्छा, कमर दर्द में क्या होता है, इसकी क्या रेशियो है जो ज़्यादा आते हैं मसाइल आपके पास लेकर पेशेंट्स? इसमें भी फीमेल ज़्यादा, खैर फीमेल्स भी ज़्यादा है, मतलब ख़वातीन के सारे मसाइल, सारे ख़वातीन की मसाइल ज़्यादा है। अच्छा, और ख़वातीन के एक और मसले की मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा जो मेरे ख्याल में 90% ख़वातीन को है, उसका जो इलाज भी बहुत कम है। और सबसे जो उसमें मज़े की बात यह है कि घर के मर्द मानने को तैयार नहीं होते कि इसको मसला भी कोई है। हाँ, बहाने करती हैं। अच्छा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया से मुराद ये होती है कि दोनों कंधों के दरमियान और सर के नीचे कमर में दर्द शुरू हो जाती है। अब ये जो दर्द है ना तो किसी ब्लड प्रेशर के आले में आती है, ना किसी सीटी स्कैन में आती है, ना अल्ट्रासाउंड में आती है, और ना ही किसी ब्लड के टेस्ट में आती है। अब जो बंदा वो आएगा वो सब कुछ टेस्ट कराएगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। अब खातून ये कहेगी कि मैं दर्द से मरी जा रही हूँ, बंदा कहेगा कि तुम, घर वाले उसको कहेंगे ये ड्रामे करती है। लेकिन मैं आपको बीइंग ए पेन स्पेशलिस्ट बताता हूँ, ये बाकायदा एक एंटिटी है, ये दर्द होती है। ख़ास तौर पे रमज़ान में जब आपके खाने और सोने का टाइम नहीं रहता, जब आपकी एफर्ट मेहनत ज़्यादा हो जाती है, ये दर्दें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब हम करते ये हैं कि उस दर्द को डायग्नोज करते हैं बाकायदा, हम उसका मुआयना करते हैं खातून का, हम उनका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कमर का, जिसमें आप पॉइंट कर सकते हैं, उसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। अच्छा, वो होता है कि हम उस ट्रिगर पॉइंट को ट्रीट करते हैं। वो जैसे ट्रिगर पॉइंट ट्रीट होगा, जहाँ से पेन जनरेट हो रही है वो जगह ठीक हो जाएगी। 90% ख़वातीन की दर्दें बहुत बेहतर हो जाती हैं। यानी वो जो घर में कहा जा रहा था कि ये करती कुछ नहीं है, उनको ये पता चलेगा इसको वाकई को मसला था। ये कॉम्प्लिकेशंस मैरिड अनमैरिड ख़वातीन में ज़्यादा, हर एक में अनमैरिड में भी हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि कितने लोग हैं जिनको ये पीछे स्ट्रेस रहता है, खिंचाव रहता है, दर्द रहता है और उनसे बैठा नहीं जाता, काम नहीं होता, अल्टीमेटली बंदा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। और ये उसको समझ नहीं आ रही होती कि व्हाट इज़ द रीज़न, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि डिप्रेशन की भी और एंग्जाइटी की भी ये रीज़न हो सकती है। तो इसको भी हम उसी तरह, कमर दर्द, ये सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया की बात कर रहा हूँ, ये भी हम ओज़ोन से ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें भी इस्तेमाल क्या होता है, एक इंसुलिन वाली नीडल और एक थोड़ी सी ओज़ोन, बस ख़त्म, और किसी दवाई की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये भी हमने बेशुमार पेशेंट्स को ट्रीट किया, और रमज़ान में तो बहुत लोग आते हैं। तो इसके लिए भी कोई थेरेपी जो जी, वही बेसिकली मेडिकेशन के अलावा मेडिकेशन तो देनी नहीं है, देनी नहीं है जी, हाँ जी, वो हम उसमें ओज़ोन लगाते हैं उसके अंदर भी। यार हमारे पास बहुत सारे सवालों का जवाब वही है। तो दिस इज द लेटेस्ट थिंग। हमें दुनिया इस तरफ जा रही है कि आप ऐसा काम करें जिसका साइड इफेक्ट ना हो, जिसका नुकसान ना हो, पेशेंट को ज़्यादा देर अस्पताल रहना ना पड़े, ज़्यादा देर क्लिनिक में रहना ना पड़े, और वो अगले दिन अपने काम पे जाए। ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये वही तो ये थेरेपी जो सिर्फ अस्पताल में ही ये अवेलेबल है या जस्ट फिर आम जो डॉक्टर्स हैं नॉर्मली क्लिनिक्स हैं उनमें भी अवेलेबल है? जी, मैं खुद एक राज्य अस्पताल वहाँ पे होता हूँ। एक्सपेंसिव नहीं है, यही तो वो भी है, एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप इसको दूसरे के साथ कंपेयर करें जो बाकी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं उसके मुकाबले ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। और फिर वही बात, ये हम अस्पताल में भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम ये टोटल फ्री काम करते हैं। अच्छा, टोटल फ्री आप काम करते हैं? बिल्कुल, हमारा वहाँ पे रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेन मैनेजमेंट करते हैं, ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये हम वहाँ पे करते हैं और ये टोटल फ्री करते हैं।
और वैसे किस तरह से परहेज़ चीज़ों से किया जा सके ताकि कमर की दर्द से बचा जा सके, एंजाइट्रिक्स पे जो है डिप्रेशन के अलावा? कमर की दर्द के लिए फिर वही जो की है वो वही है, अगर आपकी सोने का जो है वो एंगल ठीक होना चाहिए, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं? जी बिल्कुल मैटर करती हैं। खासतौर पे वो लोग जिनको गर्दन में दर्द होती है, जी जी, वो उनमें अगर सोने का, और ख़ासतौर पे जब वो बैठ के काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उसका एंगल ठीक हो तो दर्द के बगैर काम नहीं कर सकते, मुझे भी बहुत इशू है। अच्छा, जो बैठने वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक टिप है, वो याद रखें कि ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर आप कमर सीधी रख के बैठेंगे तो कमर की दर्द के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जिनको होती है वो दर्द जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे ही हम अपनी कमर के एंगल देंगे और या गर्दन के एंगल देंगे, दर्द बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ख़ासतौर पे वो लोग जो कंप्यूटर का काम करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो मोबाइल पे काम करते हैं, उनको ये दर्द बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरी टिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आधे घंटे के बाद उठें, एक चक्कर लगाएं और आके बैठ जाएं। बस आप कंसेक्टिवली एक जगह पर ना बैठे, मुसलसल बैठे नहीं, चलते फिरते रहेंगे तो दर्द में कम होगा। जी बिल्कुल, दर्द में कम। तो ये बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।